हेलो गाइस। आज के सेशन में हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन जैसे आप जानते हैं ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हम अलग अलग टाइप के टर्म्स यूज करते हैं, डिपेंड करता है सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। जैसे हम परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमें बताता है आउट ऑफ 100 कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। परसेंटेज स्ट्रेंथ हम तीन टाइप की लेते हैं, बाय मास या फिर हम बोलेंगे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड बाय वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। W यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, V यहाँ पर वॉल्यूम को, पहली टर्म सॉल्यूट के लिए और बाद वाली टर्म सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हम परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास की बात करें तो ये हमें बता रहा है कि कितना सॉल्यूट का मास है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही परसेंटेज स्ट्रेंथ मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो ये हमें बता रहा है मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें ध्यान रखना है मास को हमें ग्राम में लेना है, वॉल्यूम को ml में लेना है। तो ऊपर हमने सॉल्यूट लिया है, नीचे क्या लिया है सॉल्यूशन। अगर बाय मास है तो दोनों ही हम क्या लेंगे मास। मास बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूट हम मास की टर्म में ले रहे हैं, सॉल्यूशन हम वॉल्यूम की टर्म में ले रहे हैं। बाय वॉल्यूम में दोनों ही टर्म वॉल्यूम की टर्म में। जैसे हमने चीनी को पानी में घोल दिया तो यहाँ पर चीनी का हम मास लेते हैं, सॉल्यूशन का हम क्या ले लेते हैं वॉल्यूम। तो वहाँ पर हम यूज कर लेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या फिर हम मास बाय मास भी ले सकते हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग है आउट ऑफ 1। तो मास फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 1, जबकि परसेंटेज में हम यहाँ पर 100 यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसके मोल्स ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम हीलियम, 8 ग्राम H2, 64 ग्राम O2 प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 ग्राम ऑफ हीलियम 1 मोल ऑफ हीलियम है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक वेट 4 है। H2 का मोलर मास 2 है तो 8/2 क्या आ जाएगा 4 मोल्स। O2 का मोलर मास 32 है तो 64/32 2 मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है तो H2 के मोल्स हम ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। H2 के मोल्स यहाँ पर 4 हैं, टोटल कितने हैं 7। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है 4/7। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सभी कंपोनेंट के फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1 होता है। जैसे सभी कंपोनेंट की परसेंटेज का सम 100 होता है। तो अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट। इसका कॉन्सेंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, एक जनरल हम किसी कंपाउंड के अंदर देख रहे हैं एक एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। जैसे हम यहाँ पर मोलर मास में देखें सोडियम 46 प्रेजेंट है, सल्फर 32 ग्राम, ऑक्सीजन 64 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर निकालना है तो सल्फर का मास ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मास इनटू 100। मोलैरिटी ये टर्म हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मोलैरिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट मोल पर लीटर होगी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम वाली टर्म है और हम जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होंगी, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। What is molarity of solution which have 9.8 ग्राम of sulfuric acid in 250 ml of solution। मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये 98 है, तो 9.8/98 ये हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं 0.1 मोल। और वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी मोलैरिटी हमें मिल रही है 0.4 मोल पर लीटर। इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर
कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं? 0.4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। %, W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज गिवन टू अस। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ दिस? तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। 10% का मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट का मास लेने के लिए कहा गया है। इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बाद वाला जो सिंबल है वो वॉल्यूम का और ये सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, पहले वाला सिंबल हम सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें इस क्वांटिटी को मोल में कन्वर्ट करना है गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं? 1/4। इस वॉल्यूम को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें मोलैरिटी मिल रही है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल M सिंबल का यूज करते हैं, या फिर हम बोल देते हैं मोलर। जैसे आपको बोला जाए 2 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या है? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं। अगर हमारे पास 10 लीटर हो तो कितने मोल्स होंगे? 10 टाइम्स मीन्स 20 लीटर। तो कैसे हम मिली मोल्स और मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोलैरिटी दी हो? हम जानते हैं मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वॉल्यूम से। तो जब हम मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे ही मिली मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं तो हमें मिली मोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम लीटर में लेते हैं तो हमें मोल्स मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए 200 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ये हमें दिया हुआ है। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोलैरिटी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी हमें गिवन है 2। इस वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। मिली मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम को ml में ले लीजिए, तो 2 × 200 ml मीन्स 400 मिली मोल्स। अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप कवर करने जा रहे हैं। अगर हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास पता हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में पता हो, तो मोलैरिटी के लिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 10xD अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। x यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास है, d यहाँ पर डेंसिटी इन ग्राम पर ml है। तो इसको हम देख भी लेते हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे। x परसेंट बाय मास का मीनिंग है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हमने इस मास को मोलर मास से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। तो हम इस मास को डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें मिलीलीटर में मिलेगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें मिल रहा है 1/10D इन टर्म्स ऑफ लीटर। अब हम इसको मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, x बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसकी जगह हम प्लेस कर सकते हैं 1/10D। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनल फार्मूला हमें क्या मिल रहा है? 10xD अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए इस शॉर्टकट फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज होता है। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ऊपर सॉल्यूट आता है और नीचे सॉल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को छोड़कर, दैट इज मोलैरिटी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, क्या आ रहा है? सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है?
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला बन गया ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर वॉल्यूम वाली टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपको ये देखना कहाँ पर वॉल्यूम वाली टर्म नहीं है। What is molality of solution when 4 gram of NaOH dissolved in 100 ml of solution? डेंसिटी हमें दी हुई है। सबसे पहले हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इस न्यूमेरिकल में हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी दी हुई है। तो अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज करें तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल सकता है। सॉल्यूट का मास हमें गिवन है, अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मास मिलेगा वो सॉल्वेंट का मास होगा, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई किया। डेंसिटी हमें दी हुई है 1.04 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, तो ये हमें मिल गया 104 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 4 ग्राम है, तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया 100 ग्राम। अब मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हमने फॉर्मूला यूज किया गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मास जो हमें मिला है सॉल्वेंट का, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो मोलैरिटी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें मोलैरिटी दी हो तो मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं? एक तो हमारे पास तरीका है कि हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करें 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आया कैसे, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मोलैरिटी हमें यहाँ पर 2m दी हुई है, तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो देखो मोल्स तो मुझे यहीं से पता चल रहे हैं सॉल्यूट के कितने। अगर सॉल्यूट 2 मोल्स है तो इसका मतलब हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 1000 ml। अब हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज कर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। जैसा हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मोल्स को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्यूट के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिला है 1 kg। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने मोलैरिटी लिख दी है, क्योंकि मोलैरिटी हमें बता रहा है सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। नीचे अगर आप ध्यान से देखें हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो 1000 इंटू डेंसिटी, तो ये 1000 इंटू डेंसिटी है। अब मोल्स के बारे में कौन बताता है, मोलैरिटी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास ऑफ सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मास को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। ये 1000 ऊपर जा रहा है, इसलिए शॉर्टकट फॉर्मूला बन रहा है 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो बहुत कम यूज होती हैं, जैसे ppm का मीनिंग है पार्ट्स पर मिलियन। तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन
मिलियन का मतलब होता है आउट ऑफ 10 लाख, तो इसलिए यहाँ पर इंटू में हम 10⁻6 कर रहे हैं। ऐसे ही PPB पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10⁻9। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है मास या वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो, ऊपर मास है तो नीचे भी मास लेंगे, ऊपर पार्टिकल है तो नीचे भी पार्टिकल लेंगे। तो बिलियन में हम इंटू क्या करेंगे 10⁻9, परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं, फ्रैक्शन में इंटू 1, PPM में 10⁻6, PPB में 10⁻9। इसका हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे एयर पॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम होता है। वाटर की हार्डनेस के लिए हम जानते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका भी अमाउंट बहुत कम होता है। अगर हम मोलैलिटी वगैरह का यूज करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आएगी। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्लोरोफॉर्म की परसेंटेज स्ट्रेंथ हमें दी हुई है, हमें इसकी PPM वैल्यू निकालनी है। तो हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज किया सोल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100, ऐसे PPM का फॉर्मूला राइट किया। अब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो PPM बाय परसेंटेज, ये कॉमन टर्म में कैंसिल हो रही है, तो 10⁻6/100। अब ये परसेंटेज हटाकर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर डिवीज़न में तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो 10⁻6/100 इंटू परसेंटेज की वैल्यू क्या दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये 50 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज की टर्म में ये कॉम्प्लेक्स डेटा है, लेकिन PPM की टर्म में ये एक सिंपल डेटा है। तो हमें डेटा सिंपल रखना है, तो हम इसलिए बड़ी क्वांटिटी के लिए बड़ी यूनिट यूज करते हैं, छोटी क्वांटिटी के लिए छोटी यूनिट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता तो हम मोलैलिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता हो तो हम इसको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं और नीचे वाली टर्म को भी टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, तो इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर n सॉल्यूट बाय n टोटल को हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही n सॉल्वेंट अपॉन n टोटल को हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ए यहाँ पर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी यहाँ पर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें पढ़नी है नॉर्मेलिटी, लेकिन उससे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट होता है मास बिलोंग्स टू यूनिट वैलेंसी। वैलेंसी 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मास होता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और उसका एटॉमिक मास 16 है, तो वैलेंसी 1 के कोरस्पॉन्डिंग उसका कितना मास है 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एटॉमिक वेट बाय इट्स वैलेंसी। ऑक्सीजन का 16 है, वैलेंसी 2 है, तो इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 8 है। वैलेंसी वैसे चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। जबकि मोलर मास वैलेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये वेरिएबल नहीं है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आयरन हमने दो कंपाउंड में लिया हुआ है, एक है Fe और दूसरा Fe2O3। अगर हम चार्ज फाइंड आउट करें, पहले केस में आयरन का चार्ज +2 है, दूसरे केस में आयरन का चार्ज +3 है। इसका मतलब पहले केस में आयरन की वैलेंसी 2 है और दूसरे केस में आयरन की वैलेंसी 3 है। तो पहले केस में हम एटॉमिक वेट को 2 से डिवाइड करेंगे, दूसरे केस में 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंडीशनली वैलेंसी चेंज हो रही है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। वैलेंसी को हम n फैक्टर भी बोल देते हैं, वैलेंस फैक्टर भी बोल देते हैं। एसिड के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास को
डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय एसिड। एक एसिड जितने H प्लस आयन दे रहा है वही उसकी वैलेंसी है, और इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड हमें 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो इसके मोलर मास को हम 2 से डिवाइड करेंगे, पर हमेशा 2 H प्लस आयन ही देगा। जैसे इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें, H2SO4 NaOH रिएक्ट कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। एसिड ने जो सोल्ट बनाया, अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक H प्रेजेंट है। इसका मतलब इस H2SO4 ने एक ही H प्लस आयन का लॉस किया है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी 2 नहीं, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसलिए इस सिचुएशन में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होना चाहिए, 98/1। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फॉस्फोरस एसिड में हम बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, उसके पास कितने ऑक्सीजन है उसमें से 1 माइनस कर दें। जैसे H3PO4 में 4 ऑक्सीजन है तो ये कितने H प्लस आयन दे सकता है, 3। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो ये 2 ही H प्लस आयन दे सकता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो ये एक ही H प्लस आयन दे सकता है। या फिर हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में जितने OH ग्रुप दिखेंगे उतने ही H प्लस आयन एसिड दे पाएगा। लेकिन H3BO3 में आपको ध्यान रखना है, ये एक ही H प्लस आयन देता है। बेस की बात करें तो मोलर मास को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस, उसको हम बोल देते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या है, वो कितना स्ट्रांगली बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2H नेगेटिव आयन दे सकता है, ये 2H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसका बैलेंस फैक्टर और बेसिसिटी कितनी है, 2। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, जिसे हम सॉल्ट कहेंगे, मोलर मास को हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास को हम टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव से डिवाइड करेंगे। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के केस में 3 कैल्शियम आयन है और 2 फॉस्फेट आयन है। एक कैल्शियम के पास +2 है, 3 कैल्शियम के पास क्या है, +6। या फॉस्फेट के पास देखें -3 है, 2 फॉस्फेट के पास कितना हुआ, -6 हुआ। तो इसका मतलब इस सॉल्ट की वैलेंसी 6 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला मास को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ केस हैं जिनका हमें बैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए। एलिमेंट के लिए जो नॉर्मल वैलेंसी देखते हो, या फिर हम 4 देख लेंगे उनका। एसिड में H प्लस देखेंगे, बेस में OH नेगेटिव, सोल्ट वाले केस में टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं 1 मोल मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विवेलेंट मास को। अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखते थे गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मोलर मास की जगह मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास लिख रहा हूँ, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी जैसी है, वहाँ लिखा था हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है तो हम एक सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ये आया कैसे, हम जानते हैं नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ऑफ सॉल्यूट। अब हम इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख सकते हैं,
इक्वल मास कैसे निकालेंगे हम? मोलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर कर लिखें, गिवन मास बाय मोलर मास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। नीचे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो n डिवीजन में था ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैलेंस फैक्टर को। तो अगर हमें मोलैरिटी निकालनी आती हो तो नॉर्मेलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, इसकी हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। मोलैरिटी हमें दे रखी है 2, H2SO4 कितने H प्लस आयन दे सकता है? 2। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी होगी 4। इसका मतलब 4 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट के। कितनी क्वांटिटी में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के सेशन में हम इतना ही पार्ट कवर कर रहे हैं। आई होप दैट आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।